नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम अपने संविधान के उद्देशिका, जिसे संविधान का आत्मा भी कहा गया है, उसके आधार पे हम शिक्षक छात्र के साथ साथ हमारे देश के नागरिकों के लिए, मजदूर एवं किसानों के लिए एवं सभी अलग अलग संस्थाओं में कार्यरत व्यक्तियों के लिए, सभी वर्गों के लिए किस तरह से महत्वपूर्ण है, आम भारतीय के ज़िंदगी में या कहें कि उनके जीवन से जुड़े निर्णय लेने में कितना हमें मदद करता है, इसके बारे में हम समझते हैं। यह परीक्षा के दृष्टिकोण से जितना महत्वपूर्ण छात्रों के लिए है, उतना ही महत्वपूर्ण यह हमारे देश के सभी नागरिकों के लिए है। सभी किसान, मजदूर, सभी कार्यों में संलग्न व्यक्तियों के लिए है, चाहे वो पढ़े लिखे हों या अनपढ़ हों, सभी के लिए उतना ही महत्व रखता है। तो आइए आज हम इसके आधार पे हम अपने जीवन से जुड़ी हुई, अपने राष्ट्र से, अपने देश से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण समस्याओं को भी समझेंगे और इस जो थाती है हमारे देश के उन वीर स्वतंत्रता संग्रामियों द्वारा दिया हुआ, या कहें तो वो संविधान निर्माताओं द्वारा जिन्होंने काफ़ी कष्ट, मुश्किल, संघर्ष और हालातों को झेल करके हमारे लिए, हम सबके लिए यह एक संविधान नामक सर्वोच्च ग्रंथ या कहें तो पवित्र ग्रंथ हमें रच कर दिए। उसी में ये जो उद्देशिका है वो संविधान की अंतरात्मा है और इसी के आधार पे हमें पता चलता है कि आखिर हमारी इस पवित्र और सर्वोच्च पुस्तक की क्या अहमियत है, हमारे ज़िंदगी में ये कितना अहमियत रखता है, महत्व रखता है। तो सबसे पहले तो आप आए कि ये जो संविधान की उद्देशिका है, इसको अन्य नाम जैसे अंग्रेजी में प्रियम्बल कहते हैं, प्रस्तावना भी कहते हैं हिंदी में, तो अन्य नाम से भी इसे जाना जाता है, लेकिन मुख्य रूप से इसे उद्देशिका या प्रियम्बल के नाम से जाना जाता है और इसे संविधान की आत्मा कहते हैं। तो इस पूरे जो है उद्देशिका को मैंने आपको ये व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया हूँ आपकी सुविधा के लिए और मेरी भी सुविधा के लिए बताने में। और इसमें आप एक देख रहे हैं कि थोड़ा लाल रंग से या रेड कलर से मैंने अंडरलाइन कर दिया हूँ 2 जगह और कहीं कहीं ब्लू कलर से अंडरलाइन किया हुआ है। तो ये मैं इसी क्रम में, समझाने के क्रम में आपके बताता हूँ कि आखिर ये क्या है। तो सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं कि इसमें क्या है। इसमें जो है आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है। ये तो शब्दों में, अगर आप पढ़े हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, तब आप शब्दों से भी समझ रहे हैं, और अगर जो मुझे अनपढ़ हैं, जो पढ़ नहीं पाते हैं, वो मेरे आवाज़ से, मेरे वॉइस से वो समझ सकते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आइए हम देखते हैं। कहता है ये कि हम कौमा भारत के लोग, हम मतलब बी मतलब बी ऑल, मतलब हम लोग, इस देश के सभी नागरिक, यहाँ सभी नागरिक की बात हो रही है। भारत के लोग, द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी भारत के सभी नागरिक जो बार बार हमारे जनसेवा के नाम पर आए हुए ये प्रतिनिधि कहते हैं कि 140 करोड़ या उससे ज़्यादा हमारा परिवार है, वही हम भारत के लोग हैं, वही भारत की बात हो रही है। तो हम यानी भी भारत के लोग, यानी हम सभी भारत के वासी, छोटे बच्चा जो आज जन्म लिया है से लेकर के बुजुर्ग तक, और भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यहाँ तक कि जब हम बात करें तो सबसे पहले भी आप बात ये देख लें कि ये जो लाल रंग से लिखा हुआ है, इसे संविधान के 42वें संशोधन में, संविधान के 42वें संशोधन से जोड़ा गया था। तो 76 में जोड़ा गया था। यही अंश जो है यहाँ भी जोड़ा गया था 1976 में। आप इसे, ये बात को समझे, ये छात्रों के लिए है, छात्रों के लिए ये सभी परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव
परीक्षाओं के लिए भी है कि कौन चीज़ कहाँ जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, और उसको मेंस के लिए भी है। मैंने यहाँ आपको लिख दिया हूँ कि आखिर उद्देशिका को पढ़ने का उद्देश्य क्या है। तो छात्रों के लिए क्या उद्देश्य है, भारत के जनता या नागरिकों के लिए क्या है, किसान मजदूरों आदि से संस्थाओं में जुड़े हुए कार्यरत व्यक्तियों के लिए क्या है, और अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए क्या है। ये 4-5 बिंदुओं पे हम इसे पढ़ने का उद्देश्य समझेंगे। तो सबसे पहली बात कि ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, यहाँ तक की लाइन गणराज तक जो है वो 42वें संशोधन में 1976 में जोड़ा गया था। उसके बाद ये क्या कहता है, प्रभुत्व संपन्न, ये प्रभुता यानी सोवरेंटी, यानी पूरी तरह से जो है सोवरेन, संप्रभु जो है वो इस देश का नागरिक है। इस देश के नागरिक जो है जनता है, उसमें ही संप्रभुता है। और इसी संप्रभु शक्ति का जनप्रतिनिधियों, यानी ये जो आप देखते हैं कि पंचायत में मुखिया से लेकर के अभी लोकसभा का जो इलेक्शन होने वाला है, इस इलेक्शन में हमारे प्रतिनिधि सभी जो डायरेक्ट चुना के जाते हैं, हम वही सोवरेन मतलब संप्रभु शक्ति का प्रयोग कर उन्हें वोट देते हैं और उनको शक्ति देते हैं कि वो हमारे देश के कानून व्यवस्था के अनुसार, संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार हमारे देश को नियंत्रित करें, चलाएं, प्रशासन को चलाएं। तो ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न इसी की बात करता है। समाजवादी की जो बात है, वो समाजवादी की जो बात है वो कि मतलब समाज के सभी हिस्सों को ध्यान में रख करके, समाज के सभी लोगों को ध्यान में रख करके वो शासन करें। और पंथ निरपेक्ष मतलब कोई भी धर्म जो है हमारे राज्य यानी देश का कोई अपना धर्म नहीं है, बल्कि हम धर्म निरपेक्ष हैं। सभी धर्मों को हम बराबर की मान्यता देते हैं, बराबर की उन्हें मान और सम्मान देते हैं। यानी ये भारत जो है किसी धर्म के पक्ष में झुक करके कोई पक्षपात नहीं करेगा, ये संदेश देता है। और लोकतंत्रात्मक गणराज्य का मतलब है कि डेमोक्रेटिक ढंग से हम जनप्रतिनिधित्व जैसे स्टेट यानी रिपब्लिक को बनाते हैं। यानी हर जनता शासन नहीं कर सकता, बल्कि जनता अपने प्रतिनिधियों को लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव करके और अपने प्रतिनिधियों के द्वारा शासित हो सकता है। और ये जो रिपब्लिक है यानी रिप्रेजेंटेशन है, यानी जो ऐसा मतलब ये प्रतिनिधित्व है जिसमें हमारा प्रतिनिधि हम पर शासन करेंगे, जिसे हम चुन करके भेजेंगे। तो ये संदेश देता है। लेकिन आपको देखने के लिए मिल रहा है कि न समाजवादी जैसी विचारधारा का, न पंथ निरपेक्षता का पूरी तरह से पालन हो रहा है, और न जनता की संप्रभुता का, और न लोकतांत्रिक तरीके से जनता जब चुन के भेज रही है तो जनता की इज्जत हो रही है। तो यहाँ ये संदेश देता है। तो इसको, ये सारी चीज़ों को, यानी हम भारत के लोग भारत को एक करने में, यूनाइट करने में, तथा उसके समस्त नागरिकों को किस तरह का, तो सामाजिक, आर्थिक यानी सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल न्याय, जस्टिस की बात करता है। न्याय कि किसी देश के नागरिक के साथ, किसी भी देश के नागरिक के साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा, वो उसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि कैसा जस्टिस हो रहा है। आप खुद तुलना कर सकते हैं आज के परिस्थितियों से, या जब से लागू हुआ है तब से लेकर के अभी तक के दौर में आप तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर इसमें विचार यानी जो आप सोचते हैं, आप जो कहना चाहते हैं, और जो जिस धर्म में, जिस पंथ में या जिन चीज़ों में आपकी आस्था है, उसकी स्वतंत्रता और उसकी उपासना की स्वतंत्रता देता है आपको। यानी हर एक नागरिक जो अगर बिना किसी को दुखी किए हुए, बिना किसी को ठेस पहुंचाए हुए अपना विचार स्वतंत्र तरीके से रखता है, तो उसे पूरी आज़ादी देता है ये हमारा संविधान। लेकिन अब ऐसा स्थिति हो चुका है कि किसी को अपना विचार भी व्यक्त करने के लिए जो है उस पर कई प्रकार के आरोप लग जाते हैं बेवजह, और लगा दिए जाते हैं। किसके द्वारा? तो हमारे देश के
नौकरशाहों द्वारा, हमारे देश के शासकों द्वारा जो हम जनप्रतिनिधि चुनते हैं। मीडिया आज जो कहते हैं कि गोदी मीडिया का हाल तो यही है कि वो अपना न विचार व्यक्त कर सकता है, न अपना वो सही चीज़ दिखा सकता है। यानी वो एक तरह से एक खास लोगों के पक्ष में जो भी मीडिया झुक जाता है, जो भी संसाधन झुक जाता है, वो एक तरह से गोदी मीडिया हो जाता है। यानी वो बिकाऊ है, वो अपने पैसे के लिए, सुविधा के लिए किसी खास के पक्ष में अपनी सारी जो है अभिव्यक्ति और ये सारे विचार को कुचल देता है और संविधान के अंतरात्मा की आवाज़ को नहीं सुनता है। फिर इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समता की, इक्वलिटी की बात है। यानी जो स्टेटस और अपॉर्चुनिटी, यानी समाज में सभी जाति के, धर्म के लोग की स्टेटस यानी प्रतिष्ठा बराबर है और उसे बराबर अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। बराबर अपॉर्चुनिटी कहने का मतलब है कि जो संविधान में हमारा व्यवस्था की गई है, जो व्यवस्था और नियम बनाए गए हैं, उसके अनुसार उसे बराबर की अपॉर्चुनिटी यानी हर प्रकार के चीज़ों में उसे समानता मिलना चाहिए। किसी प्रकार की भेदभाव उसके साथ नहीं होना चाहिए। ये सभी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए और व्यक्ति की गरिमा यानी डिग्निटी जो उसके है, उसकी भी रक्षा होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के लिए और हमें जो है कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, प्रतिबद्ध होना चाहिए। लेकिन जैसा कि आप देखते हैं कि ये सभी चीज़ें हम एक एक करके धाराशाही होते जा रहे हैं। उसी तरह से ये नंबर 2 में जो 1976 में ही जोड़ा गया था 42वें संशोधन में, राष्ट्र की एकता और अखंडता। क्या हम इस विविधता भरे देश में, जहाँ खान पान की विविधता है, पंथ की विविधता है, वस्त्र और पहनावे की विविधता है, मौसम की विविधता है, वहाँ हम अपने देशवासियों को कई स्तरों पे तोड़ करके, भेदभाव करके, क्षेत्रीयता के आधार पे, भाषा के आधार पे तोड़ें। ये सब ऐसे तोड़ने का कोशिश जो किया जाता है आए दिन नेताओं द्वारा या कई प्रकार के व्यक्तियों द्वारा, असामाजिक तत्वों द्वारा, तो क्या हम राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात को सुनिश्चित कर पा रहे हैं? ये तो तोड़ने वाला बात हो गया। अगर कोई नेता कहता है कि वो सफ़ेद कपड़े वालों, तो इसका मतलब क्या होता है? वो तो सीधा सीधा कह रहा है, राष्ट्र को तोड़ने की बात कह रहा है। और वो एक बना चलता है कि हम राष्ट्रभक्त हैं या राष्ट्र की एकता की बात कर रहे हैं। नहीं, गलत है। इस बात में, राष्ट्र की एकता में सफ़ेद या काले ऐसी कोई भी बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारे देश के सारे नागरिक, चाहे वो किसी भी प्रकार के खान पान, अपने रीति रिवाज, अपने पहनावे को मानते हो, उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनकी गरिमा और उनकी सारे चीज़ों को सम्मान करना चाहिए। और तभी हम इस सभी चीज़ों को अगर सम्मान करेंगे तो हम आपस में पूरे देश में बंधुता यानी भाईचारे की स्थिति बना सकते हैं। और बना करके हम अपने देश को, अपने राज्य को और अपने भारतीय समाज को विकसित कर सकते हैं। और सबसे बड़ा बात जो है वो हम पूरे विश्व में मानवता का सबसे बड़ा रक्षक हो सकते हैं। मानवता के आधार पे हम उदाहरण हो सकते हैं कि हम विश्व में एक ऐसे राष्ट्र के रहने वाले हैं जहां व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ सभी व्यक्तियों को, समूहों को समान बराबरी का हक देते हुए, उनकी डिग्निटी, उनकी गरिमा, प्रतिष्ठा का मान रखते हुए हम अपनी देश में महत्व देते हैं। उन्हें जीने का हमारे देश में अधिकार है, उनको बात कहने का अधिकार है। तो इस जब बन रहा था संविधान, तो उस समय जब प्रस्तावना लिखी गई, तो उसी में फिर अंत में जो है प्रस्तावना का जब एंडिंग किया गया तो वहाँ बताया गया और उस लिखा हुआ है कि इस दृढ़ संकल्प होकर, संकल्प एक होता है, एक दृढ़ संकल्प होता है, यानी एकदम बिल्कुल अति प्रतिबद्धता के साथ, संकल्प के साथ अभी संविधान सभा में, यानी जो संविधान सभा हमारे संविधान निर्माता थे, संविधान सभा का जो गठन किया गया था, वो संविधान सभा के सभी सदस्य इस प्रतिबद्धता के साथ, इस दृढ़ संकल्पना के साथ
इस सभा में उस तारीख को यानी 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपना इस संविधान यानी भारत के संविधान को अंगीकृत किए। अंगीकृत का मतलब क्या होता है? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, ये तीनों चीज़ों का मीनिंग आप समझिए। अंगीकृत का मतलब एडॉप्ट करते हैं, यानी जब आप कोई मान के चलिए कि उदाहरण से इसे समझ सकते हैं कि अगर एक दंपति है जिसके बच्चे नहीं हैं, तो अगर वो बच्चे किसी ऐसे संस्था से गोद लेना चाहता है तो गोद लेना वो एडॉप्ट करना हुआ। तो यानी अपने अंग से उसे लगाया, अपना अंग समझा, अपने परिवार का, अपने बच्चे का, उस बच्चे को गोद लेकर के, वो चाहे किसी का बच्चा रहा हो भविष्य में, मतलब पास्ट में, लेकिन जैसे ही उसने अडॉप्ट किया तो वो बच्चा उसका हो गया कानूनी रूप से, और वो बच्चा उसको उसी तरह से व्यवहार कर रहा है जैसे वो अपने बच्चे को जन्म देता। तो इसी तरह की बात है कि ये जो संविधान हमारा है भारत का, उसे अंगीकृत करने का मतलब अपने अंग से लगा लेना, अपने अंग का हिस्सा बना लेना, ये बात है। और अधिनियमित का मतलब हुआ कि इस दिन से जो है वो कुछ ऐसे इसमें कानून हैं जो लागू हुए, उसके अनुसार हमें हमारे देशवासियों को चलना पड़ा। हमें जो है उसी के आधार पे इनेक्ट में आए, हम काम करने लगे, हमें एक दिशा निर्देश मिल गया कि हमें क्या करना है। तो अधिनियमित का अर्थ यही हुआ। उसके बाद आत्मार्पित का मतलब है कि जो हम सब अपने सेल्फ यानी जो अहम के भाव में जीते हैं, अहम के अहंकार में जीते हैं कि मैं ये हूँ, मैं फलाने कास्ट का हूँ, वो फलाने धर्म का है, आदि आदि अलग अलग रूपों में। तो ये जो अहम का जो भाव है, सेल्फ का जो भाव है, उसको हटा करके अपने आत्मा को अर्पित करना कि हमारे अंदर, हम सभी के अंदर जो आत्मा है उसके साथ उसको अर्पित कर देना, यानी इस कानून को, इस कानून की किताब को, इस उद्देशिका को अर्पित कर देना, यही आत्मा अर्पित है। यानी इन चीज़ों के सामने हम अपने अहम को छोड़ते हैं और आज से यानी 26 नवंबर 1949 ईस्वी से हम अपने आत्मा को अर्पित करते हैं कि हम अपने देश में रहते हुए अपने संविधान को, अपने संविधान के उद्देशिका को यानी आत्मा के अनुसार अपने जीवन को जिएंगे, अपने निर्णय को लेंगे, अपने विचार अभिव्यक्ति ये सारे चीज़ों को अभिव्यक्त करेंगे। तो यही हमें सिखाता है। तो अब आ जाएं कि ये छात्रों के लिए क्या है। तो छात्रों के लिए, चाहे आप यूपीएससी दे रहे हों, चाहे बीपीएससी है या स्टेट लोक सेवा आयोग देते हों या एसएससी या अन्य परीक्षाओं देते हों, तो इसमें अक्सर आपको पूछा जाता है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष आदि आदि ये किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया, राष्ट्र की एकता अखंडता किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया या कब जोड़ा गया। यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न आते हैं। मेंस में आपको इसी की व्याख्या करने के लिए प्रश्न आ सकते हैं। तो छात्रों को, छात्राओं को पढ़ने के लिए का क्या उद्देश्य है? तो एक तो इसका एकेडमिक उद्देश्य है, दूसरा प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का उद्देश्य है, और तीसरा जो है उसे अपने देश के, अपने संविधान के समझने को, बुझने का, और उसे उसके अनुसार अपना सारे निर्णय को निर्धारित करने का उद्देश्य है। तो ये तो शिक्षक और छात्रों के लिए है, लेकिन इसके अलावा केवल क्या छात्रों का ही केवल इसका पढ़ना दायित्व बनता है या उसी की केवल कर्तव्य बनता है, या सवाल उत्पन्न होता है कि मेरे सभी देश के नागरिकों को इसको जानने का उद्देश्य होना चाहिए। तो ये मेरा आज इस चैप्टर को या इस उद्देशिका को पढ़ाने के पीछे यही उद्देश्य है कि हम छात्रों के साथ साथ अन्य पक्ष को भी देखें, हम समाज के सभी पक्ष को ध्यान में रखते हुए इस बात को समझें कि हम सबको क्या उद्देश्य है, हम सबको क्या कर्तव्य है इसे पढ़ने का। तो उसी पीरियड में छात्रों और छात्राओं पे, शिक्षकों पे तो बात हो गई, स्कूल कॉलेज यानी एकेडमिक पे तो बात हो गई कि उनका प्रतियोगी परीक्षाओं में या स्कूल कॉलेज की परीक्षाओं में
सफलता प्राप्त करना उद्देश्य हो सकता है, उन्हें प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन जब हम भारत की जनता और नागरिकों के लिए आते हैं तो हम भारत की जनता और नागरिकों को इस बात को जानना जरूरी है कि हमारा संविधान की उद्देशिका यानी आत्मा क्या कहता है। तो आत्मा जो हमें बताता है वो न्याय, समता और स्वतंत्रता की बात सिखाता है, बंधुता की बात सिखाता है। यही बंधुता और स्वतंत्रता, समता की बात पर ही तो हम अपने समाज को सुंदर और सफल बना सकते हैं। तो हमारे देश की जनता और नागरिकों के लिए इस बात को समझना है। इससे आप अगर ज़िंदगी में अगर जोड़ें, अगर कोई व्यक्ति अपनी निजी ज़िंदगी से अगर संबंध जोड़ता है ये अंतरात्मा का, तो ये तो इतना व्यापक है कि आपकी हर समस्याओं के या कहें तो निर्णय में इसका उपयोग हो सकता है। जैसे मैं एक छोटी सी उदाहरण दूं और उदाहरण से अगर आपको समझाने में सफल हो जाऊं तो आप समझ सकते हैं कि मान लिया कि अगर एक माता पिता या एक युवा जो लड़का हो या लड़की अपने वैवाहिक संबंध में आना चाहता है, तो जब वो अपना जोड़ा चुनता है या अपने पुरुष मित्र या अपने स्त्री जो है पार्टनर को चुनना चाहता है, तो उसमें भी उसको मदद कर सकता है कि अगर वो व्यक्ति में जिसको वो चुन रहा है अगर उसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्व है उसके पर्सनालिटी में, और उसमें यानी उस व्यक्ति में अगर विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात अगर वो करता है, उसको पालन करता है, व्यवहार में लाता है, हर व्यक्ति के प्रतिष्ठा और अपॉर्चुनिटी की समता की बात करता है और उसकी हर एक व्यक्ति की गरिमा की बात करता है, तो हम कह सकते हैं कि अगर उसके व्यवहार में सभी चीज़ें हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, तो वो एक अच्छा इंसान बिल्कुल है, वो बिल्कुल एक अच्छा नागरिक है। हाँ, केवल अवसरवादी होना नहीं कि कहने के लिए केवल कह दिए कि हाँ ये सारी चीज़ें हैं, नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि उसकी ज़िंदगी में ये सब चीज़ें व्यवहार के रूप में लागू होना चाहिए। तो इसके आधार पे कोई भी व्यक्ति अगर उसके व्यवहार में ये सारी चीज़ें देख रहा है तो उसे अपना एक सही साथी के रूप में चयन कर सकता है, उसके साथ जीवन व्यतीत कर सकता है। या किसी के माता पिता अपने बेटे के लिए या बेटी के लिए अपना उस तरह से अपना निर्णय ले सकता है वर चयन करने में या बहू चयन करने में, तो कह सकते हैं कि निजी ज़िंदगी में भी ये चीज़ लागू होता है। अब रह गई भारत की जनता और नागरिकों के लिए, तो जब भारत की जनता और नागरिक इस अंतरात्मा को समझेगा, जानेगा, तभी तो वो अपना निर्णय भी इसके आधार पर ले सकेगा, सोच सकेगा। आम जनता तो हमारे देश में ऐसी स्थिति है पढ़ाई लिखाई का या कहें तो पढ़े लिखे अनपढ़ों का, ये जो है हुड़ुक बानरों का, जो हुड़ुक बानर जैसे नेताओं का, जो अपने को तो बहुत लंबे चौड़े पढ़े लिखे कहते हैं, लेकिन इसके अंदर इस तरह से पतन हो चुका है कि अगर रहीमन के भाषा में कहें तो उन्होंने रहीमन ने कह चुके हैं कि रहीमन पानी राखियो बिन पानी सब सून, यानी रहीमन कहते हैं कि मेरे में इतना कम से कम पानी राखियो जितना कि हमें सिर न झुकाना पड़े। पानी का उनके सेंस में, उनके अर्थ में दो अर्थ होता है, पानी एक जल है और एक पानी आँखों का पानी है, यानी शर्म हया लाज है। अगर व्यक्ति के अंदर शर्म हया लाज खत्म हो जाता है, अगर उसकी आँख की पानी गिर जाता है, दीदा की पानी गिर जाता है, तो उसमें बचा क्या। तो आज जैसा कि देख रहे हैं कि हमारे देश के नेता जो है वो जो है हुड़ुक बानरों की तरह अपने लाज और शर्म बेच करके किसी भी प्रकार के हमारे संविधान या हमारे संविधान के उद्देश्य का या हमारे देश की धारणाओं और परंपराओं को वो इज्जत नहीं करते हैं। और रह गया जनता और भारत के लोगों के सम्मान की बात, तो उसको तो रत्ती भर भी वैल्यू नहीं देते हैं, उसे तो एकदम बेवकूफ़ समझ करके, पशु समान समझ करके, और उसका इस्तेमाल केवल अपने वोट के लिए, अपने कुर्सी के लिए करते हैं। यही नहीं, उसे वो आता है आपको कह करके आपकी सेवा के भावना पर कि हम सेवा करने आते हैं, लेकिन वो सेवा के लिए नहीं, बल्कि ज़्यादातर वो जो है नेताओं का जो फौज है, ये हुड़ुक बानरों का जो फौज है, ये हुड़ुक बानर अपने निजी संपत्ति बनाने के लिए आता है, जनता के सेवा करने के लिए नहीं। हाँ, अपवाद हर किसी में होता है, तो उस अपवाद का भी होती है
तो उसके कुछ अलग बात है। तो जब तक भारत की जनता और नागरिक अपने संविधान की अंतरात्मा की आवाज़ को नहीं सुनेंगे, उसको समझेंगे, तब तक वो एक अच्छा निर्णय, अच्छा नागरिक कैसे बनने में मदद उसको मिल सकता है। इसलिए हर नागरिकों को सुनना, जानना, समझना जरूरी है। अब मजदूर और किसानों की बात करें या सभी समूह की, इसमें जो कुछ भी छूटा हुआ है सब जोड़ दीजिए। शिक्षक समुदाय, वकील के समुदाय यानी अधिवक्ता के समुदाय, फैक्ट्री में, खेत में, खलिहान में, जहाँ भी कोई काम कर रहा है, काज कर रहा है, जिस संस्था में काम कर रहा है, वो सब अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो अगर वो सब जब तक अपने उद्देश्य को नहीं समझेंगे तब तक वो कैसे समझ सकते हैं अपने देश के लोगों को, अपने देश के भावनाओं को और हर एक निजी व्यक्ति के गरिमा को, प्रतिष्ठा को, उसके सामाजिक समता को। तो ये सभी के लिए ज़रूरी है। अब अंत में अपना प्रतिनिधि यानी ये जो मुखिया से लेकर के एमपी तक के चुनाव की जब बात आती है तो आप देखते हैं कि आप अभी लोकसभा चुनाव हो रहा है, होने वाला है और उसका प्रचार चल रहा है। तो आपको, हम सबको अपना प्रतिनिधि चुनने की बात आएगी। तो जब ये प्रतिनिधि, जब तक आप चुनेंगे प्रतिनिधि, इस प्रतिनिधि चुनने में भी आपको ये मदद कर सकता है। यानी जो राजनीतिक पार्टी, जो उम्मीदवार, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उस पार्टी का अगर उद्देश्य मुख्यतः सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, उसका अगर स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति और विश्वास और धर्म की उपासना में विश्वास करता है, सबको स्वतंत्रता देता है, अगर वो प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात करता है, अगर वो राष्ट्र की अखंडता और एकता की बात करता है और बात ही नहीं उसके असली व्यवहार दिखता है, ऐसा नहीं हो कि वो रंगा सियार हो, वो ऐसा हुड़क बानर हो जो वो झूठ बोल करके सामने आ रहा हो। तो अगर इस तरह की जो सही सच्चाई रास्ते पे चल रहा है और वो वास्तविक सेवक दिख रहा है, तब तो हमें चुनने में मदद कर सकता है। और अगर वो रंगा सियार है, अगर वो अपने चेहरा को ढक करके मेरे सामने आया है केवल वोट लेने के लिए, हमारा केवल जनता को शोषण करने के लिए, तो स्वाभाविक है कि आपको ऐसे अच्छे प्रतिनिधि चुनने में या बुरे प्रतिनिधि को छांटने में आपको ये साथ दे सकता है। आम आदमियों को हमें इस तरह का प्रतिनिधि बिल्कुल नहीं चाहिए। हम भारत के लोगों को क्या इस तरह की प्रतिनिधि चाहिए जो सामाजिक आर्थिक अन्याय करे, जो आपके विचार को कुचल दे? आप खुद से प्रश्न करिए। जो आप कहना चाहें वो न सुने और केवल अपने बात कहता रहे, सुनाता रहे, हैं, वो अपना ही सब चीज़ कहता रहे बार बार, हैं। वो जब सेवा करने के लिए आए हो तो तुम शिकायत किस बात का है? और सेवा खास लोगों को नहीं किया जा सकता है, तुम सेवा तो पूरे देश क्यों करने के लिए आए हो, तुम पूरे भारत को करने के लिए आए हो, तुम अपने खास लोगों को केवल कैसे हो सकते हो? तो ऐसे लोग जो है, ऐसे हुड़क बानर नेताओं ने छुपे हुए रूप में हमारे सामने आ जाते हैं और हमारे जनप्रतिनिधित्व का फायदा उठा करके सत्ता पर कब्जा जमा लेते हैं और हमें धोखा दे जाते हैं। और ये धोखा हमें बार बार मिलता रहा है। क्यों? क्योंकि हम भारत के लोग में इस तरह से अशिक्षा फैला हुआ है कि ये हुड़क बानर नेताओं ने बार बार चाहता है कि हम इसे शिक्षित नहीं करें, हम इसे अशिक्षित बना करके, मूर्ख बना करके जनता को रखें, ताकि इसको हमें समय समय पे बरगलाया जा सके वोट के लिए, अपने कुर्सी के लिए। तो सच क्या है दोस्तों? सच तो यही है कि आज के ज़्यादातर नेताओं अपना पलड़ा बदल रहा है, बानरों की तरह इस डाल से उस डाल पे कूद रहा है, यानी इस पार्टी से उस पार्टी में भाग रहा है, दौड़ लगा रहा है। ये सब केवल अपने मलाई के लिए भाग रहा है, ये सब अपने केवल कुर्सी के लिए भाग रहा है, अपने जो है सेवा देश के करने के लिए नहीं, अपना सेवा करवाने के लिए भाग रहा है, अपनी सुविधाओं के लिए भाग रहा है। अगर जिस दिन हमारे देश के जनता, हमारे देश के छात्र, नौजवान, नौजुवतियाँ और हमारे देश के नागरिक, किसान और मजदूर अपनी संविधान के केवल उद्देशिका के अर्थ को समझ जाएं, तो कह सकते हैं कि ये सभी हुड़क बानरों का, ये हुड़क बानर नेताओं का पूरा रोजगार बंद हो जाएगा, इसका धंधा बंद हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि ये पूरा जो हमारी उद्देशिका है, एक संक्षिप्त रूप में वो आपके, हमारे सभी के ज़िंदगी में निर्णय लेने के लिए उपयोगी हो सकता है। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं संक्षिप्त में कहकर बात समाप्त करना चाहता हूँ कि हमारा संविधान का उद्देश्य क्या,
हमारे संविधान की अंतरात्मा तो है ही, हमारे जीवन का भी अंतरात्मा है, और कह सकते हैं कि हमारे जीवन के यानी हम भारत के लोगों के निर्णय लेने में भी ये बहुत बड़ा सहयोगी बन सकता है अगर आप अपने दृष्टिकोण को बदलें। ये किसी धर्म के जाति की बात नहीं है दोस्तों। आप किसी भी जाति में हो, किसी भी धर्म में हो, किसी भी पार्टी में हो, आप जानते हैं कि आप केवल तभी तक आपकी मान या मर्यादा बचा रहता है जब तक किसी नेताओं को, किसी पार्टी को जो धोखेबाज है उसको वोट लेना है। उसके बाद आप फिर वहीं लौट आते हैं, वही आप मजदूरी में, उसी तरह के बीमारी में, बेरोजगारी में आपको लौटा दिया जाता है और आपको बेवकूफ़ बना दिया जाता है। और हम सब धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बटे हुए हैं। हम सभी जो है बटे हुए हैं और हम लोग बार बार इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। इतना धोखा देने के बावजूद कि हमें बार बार बेवकूफ़ बना करके मज़े लूटते हैं कि देखो एक बार, इस बार बेवकूफ़ बनाया, फिर बेवकूफ़ बना करके सत्ता काबिज कर लिया, फिर बेवकूफ़ बना करके मैं ऐश कर रहा हूँ। और ये केवल और केवल अपने कुछ खास लोगों के फ़ायदा पहुँचाने के लिए कुर्सी पे काबिज होते हैं। ये जो है सिंहासन पे या सत्ता पे जनता के भलाई के लिए तो बिल्कुल नहीं होते हैं, इनका उद्देश्य ही नहीं होता है। और इसकी सेवा की भावना, ये तो एकदम पाखंड व्यवहार है, एकदम सरासर झूठ है। अगर सेवा की भावना हो तो बताएं कि सबसे ज़्यादा इस देश में बेरोजगारी है, सबसे ज़्यादा भूखमरी है, सबसे ज़्यादा इस देश में बीमारी है। इस आम जनता को, सबसे बड़ी जनसंख्या को ध्यान में रख कर के कोई भी निर्णय या कानून बनाया जा सकता है। चंद मित्रों के, चंद दोस्तों के या चंद उद्योगपतियों के पक्ष में करके नहीं बनाया जा सकता है। ये आलोचना नहीं है दोस्तों किसी का, बल्कि यही जीवन की सच्चाई है हमारी और आपकी। हम और आप चाहे किसी भी जाति और धर्म से संबंध रखते हो, लेकिन हम सब की समस्याएं एक है। लेकिन हमें और आपको तोड़ दिया गया है, फोड़ दिया गया है, और इसी का ये राजनेता, इसी का ये पार्टी के नेता फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए इतना ताकतवर चौकीदार कभी मत चुनना या चुनना जो आपकी ताकत को कुचल दे, आपके अरमान को कुचल दे और आपको सुने नहीं बल्कि केवल अपना सुनाते रहे। तो इसलिए सच अगर कहा जाए तो अपना नेता, अपना जनप्रतिनिधि अपने से कमज़ोर ही चुनना, आपको मालिक बना करके सेवा के भाव से, सेवा क्या नहीं कहता है, हम आपका नौकर हैं, लेकिन ये आपका नौकर नहीं, यह आपका बहुत बड़ा मालिक, धोखेबाज आपका मालिक बन जाता है और आपके अरमानों को, आपके विचारों को कुचल डालता है, आपके सारी चीज़ों को सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। तो कभी भी हमारे देश में या हमारे हम भारत के लोगों के लिए ऐसे हुड़क बानर नेता, ऐसे जो है मनबढ़ू नेता काम नहीं कर सकते हैं या वो काम नहीं आ सकते हैं। तो मैं इसी के साथ मैं समाप्त करना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को देखें और समझें। छात्र इस वीडियो को अपने पढ़ाई लिखाई और उसी के नहीं बल्कि छात्र तो कहें तो अपने प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ वो भी तो नागरिक हैं देश का, तो वो नागरिकता के हिसाब से भी छात्र और शिक्षक देखें और हमारे जनता और नागरिक अपनी नागरिकता के हिसाब से देखें। मजदूर भाई, किसान और सभी समूह के लोग अपने नागरिकता, अपने जनता, अपने हम भारत के लोग के भाव से देखें और हम अपने जनप्रतिनिधित्व के चुनाव के भाव से भी देखें। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं और आपसे फिर मिलता हूं अगले क्लास में।